देख रहे थे 8 बजे तक कहाँ अपलोड हुआ। 8 बजे तक कहाँ अपलोड हुआ था? अच्छा, तो पाइथन का अगर यूज़ की बात करें, अगर एक लाइन में बोला जाए कि पाइथन है क्या, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? हम कह सकते हैं पाइथन इज़ अ हाई लेवल, क्या है ये? हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग language that was developed by Guido in 1994। तो पाइथन अगर है क्या, इसका जवाब मुझे चाहिए, तो इसका जवाब क्या हो गया? पाइथन एक हाई लेवल बोला जाता है, कल ही समझाए थे ना, जो नियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज हो उसी को क्या कहेंगे? हाई लेवल। तो पाइथन क्या है? एक हाई लेवल जनरल पर्पस, कहने का मतलब जो हर काम के को करने के लिए बनाया गया हो, वो क्या कहलाएगा? जनरल पर्पस। तो पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे कि गिडो वैन रॉशम नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। कब? 1994 में। इसका पाइथन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका एक फेवरेट कॉमेडी शो आया करता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और उसी मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से इन्होंने पाइथन कीवर्ड को डिराइव किया और अपने लैंग्वेज का नाम क्या रखा? पाइथन रखा। पाइथन आज के डेट में सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग पर्पज से कर सकते हैं, है ना। पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आज के डेट में अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अलग अलग पर्पस से यूज़ किया जाता है। इसमें पहला पर्पस क्या हो सकता है? कोई अगर मान लो वेबसाइट डेवलपर बनना चाहता है तो इसके लिए भी वो पाइथन सीख सकता है। पाइथन का यूज़ करके पूरा का पूरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, पूरा का पूरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट खड़ा कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो आप लोग? सब लोग यूज़ करता होगा, जो भैंस चरा रहा है वो भी। तो इंस्टाग्राम जो है पूरा का पूरा किसमें बनाया गया है? जैंगो पे बनाया गया। जैंगो क्या है? पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। क्या है? पाइथन। तो अब इससे बड़ा का एग्जांपल क्या दें? आज के डेट में मैक्सिमम लोग जो है वो इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है अलग अलग पर्पस से, है ना। अब ये इंस्टाग्राम जैसा पूरा का पूरा वेबसाइट कहाँ बना हुआ है? पाइथन में बना हुआ है, जैंगो का यूज़ करके बना है। तो पाइथन का यूज़ फिर और कहाँ किया जाता है? ऑटोमेशन के लिए। किसके लिए? ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन के लिए सबसे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एनसिबल। क्या नाम है? एनसिबल भी पूरा का पूरा कहाँ बनाया गया है? पाइथन में लिखा गया। किस में लिखा गया? पाइथन में। अब अगर मान लिया जाए कोई क्या सीखना चाह रहा है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाह रहा है, साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहता है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए, हैकिंग के लिए भी सबसे बढ़िया टूल कौन सा है? पाइथन। अब अगर मान लो ये तो हो गया, कोई सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाह रहा है। क्या बनाना चाह रहा है? सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी क्या यूज़ किया जा सकता है? पाइथन का यूज़ किया जा सकता है। कोई मान लो डेटा साइंस करना चाहता है, तो डेटा साइंस के लिए भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है? कोई मान लो डेटा साइंस के अलावा
एआई का काम सीखना चाह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम सीखना चाह रहा है, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेगा? कोई मान लो एमएल का काम सीखना चाह रहा है, मशीन लर्निंग का, इसके लिए भी क्या यूज़ करेगा वो? पाइथन का यूज़ कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज के डेट में जितने भी तरह का काम हम लोग करते हैं, चाहे वेबसाइट बनाना हो, चाहे ऑटोमेशन करना हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का काम हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो, चाहे डेटा साइंस का काम हो, चाहे एआई का काम हो, चाहे मशीन लर्निंग का काम हो, ये सारा काम हम कहाँ कर सकते हैं? अकेला पाइथन में कर सकते हैं। तो पाइथन की पॉपुलैरिटी के पीछे यही रीज़न है कि पाइथन में हम लोग अलग अलग तरह के काम को कर सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को हम पाइथन में कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले इसमें हम काम को बहुत ही आसान और फास्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये समझ में आ गया कि पाइथन क्या होता है और पाइथन में हम किस तरह के काम को कर सकते हैं। इतना समझने के बाद हम लोगों को देखना है कि पाइथन में कम से कम बेसिक्स हमें क्या आना चाहिए ताकि हम किसी भी डोमेन में मूव ऑन कर सकें, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना हो, चाहे ऑटोमेशन में जाना हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी में जाना हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना हो, चाहे डेटा साइंस में जाना हो, चाहे एआई एमएल में जाना हो। किसी भी डोमेन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जाने के लिए पाइथन का कम से कम बेसिक कितना आना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? बेसिक ऑफ पाइथन रिक्वायर्ड फॉर ऑल डोमेन। तो पाइथन का वो बेसिक्स जो सारे डोमेन्स के लिए चाहिए ही चाहिए, उसमें से पहले नंबर पे क्या आता है? तो सबसे पहले नंबर पे आप कह सकते हो कि आपको पाइथन को डाउनलोड करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? हाँ, आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। आपको पाइथन क्या करना आना चाहिए? डाउनलोड और इंस्टॉल करना आना चाहिए। डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। कोई एप्लीकेशन है क्या? हाँ, देखो, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका प्रोग्राम तो कहीं ना कहीं लिखेंगे ना। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो याद करो, कल ही ने बताए थे। अब मान लो अगर मैं बात करूँ कि प्रोग्राम क्या होता है, याद है? क्या है? सेट ऑफ रूल्स नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किसी न किसी भाषा में ही लिखेंगे ना। तो अगला पॉइंट क्या बनता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? क्या बोलेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वो कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना होता है? हमने पढ़ा था ना, 3 जनरेशन पढ़े थे कल। तो खाली आवाज़ और नॉइज़ पे ध्यान मत दीजिए, कंटेंट पे भी ध्यान देना है। 3 हमने बताया था वहाँ, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था वो किससे बना होता है? 0 और 1 से, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या आया? असेंबली लैंग्वेज, जिसे कि सिंबॉलिक लैंग्वेज बोला गया, जिसमें 0 1 की जगह क्या इस्तेमाल हुआ? सिंबल का इस्तेमाल। और थर्ड जनरेशन में क्या आया आपका? हाई लेवल लैंग्वेज आया, जहाँ सिंबल के जगह पे हम नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किए, जिसमें A to Z और 0 to 9 के ही अलग अलग कैरेक्टर्स और नंबर्स को यूज़ किया गया और कुछ सिंबल्स को यूज़ किया गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना, एज कंपेयर टू
मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी। अब तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है समझ में आया। हम जिस कंप्यूटर की भाषा में अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब प्रोग्राम लिखेंगे ही क्यों, कंप्यूटर से किसी खास तरह के काम को करवाने के लिए, है ना। प्रोग्राम क्यों लिखा जाता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर से कोई खास काम करवाने के लिए क्या करना होता है, प्रोग्राम लिखना होता है। लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम लिखने जाओगे देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू डिसाइड इन विच लैंग्वेज यू शुड हैव टू राइट द प्रोग्राम। आप अगर प्रोग्राम लिखने की सोच रहे हो तो पहले डिसाइड करोगे कि किस लैंग्वेज में। मान लो मैम को अलग अलग लैंग्वेज आता हो, मैंने इनको बोला कि स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम का एक हमको प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना के दीजिए। तो अगर मान लो उनको सी भी आता है, C++ आता है, जावा आता है, पाइथन आता है, तो पहले डिसाइड करेंगी कि मैं ये किस में लिख के दूँ, क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है उनके पास। तो जब हमें कोई प्रोग्राम लिखना होता है किसी खास काम को करने के लिए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि किस लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को लिखेंगे। अब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे किसी लैंग्वेज में तो उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए, तो हम किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को जिस जेनरिक या जिस कॉमन सॉफ्टवेयर में लिखते हैं उसको बोला जाता है कोड एडिटर। क्या बोलते हैं, कोड एडिटर। अब विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट एक दिया हुआ रहता है टेक्स्ट एडिटर जिसको बोलते हैं नोट पैड, सुना है ना। नोट पैड में हम किसी भी भाषा के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, लेकिन नोट पैड में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं किसी भी भाषा का, वो उसको हम रन नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं, तो किसी भी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को तो रन तभी किया जाएगा ना जब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 0-1 में। किस में कन्वर्ट करना होगा। अब हमने पढ़ा था कल कि अगर असेंबली लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखे हो तो उसको 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर का। क्या बोलेंगे, असेंबलर। अब असेंबलर है क्या, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए आपने कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, किसमें लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपने किसी प्रोग्राम को लिखा तो उसे भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0-1 में, मशीन में। तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए भी कोई ट्रांसलेटर होगा। हाँ होता है। और उस ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क है। मतलब ये हमने समझा कि अगर हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस लिखे गए प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ेगा, और उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है उसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में हमने कल फर्क समझा था। क्या, कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अब जितने भी लैंग्वेज डेवलप किए गए हैं अलग अलग डेवलपर्स के द्वारा, उसमें पहले से ये तय किया गया है कि इस लैंग्वेज में लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या यूज होगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अगर मैं बात करूं पाइथन का स्पेसिफिक, तो पाइथन में जो एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं, पाइथन में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के द्वारा पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। समझ में आया ये बात, पढ़े आगे। तो हमें पाइथन में मान लो प्रोग्राम हमने लिख भी दिया, उसको रन करने के लिए क्या चाहिए, पाइथन इंटरप्रेटर चाहिए।
तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर हो जिसे हमें क्या करना होगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कोड एडिटर। ये भी लिख देते हैं। कोड एडिटर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है ना, जो कि हमें क्या करता है? दैट अलाउ अस टू राइट, कंपाइल एंड रन एक प्रोग्राम को जो लिखने, कंपाइल करने, रन करना, कंपाइल, रन एंड डिबग। डिबग का मतलब क्या होता है जानते हैं? एक प्रोग्राम में जो एरर्स होता है, उन एरर्स को प्रोग्राम से हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? बग मतलब होता है एरर। बग मतलब एरर। और एक प्रोग्राम से बग को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? डिबगिंग। ठीक है। अब कोई अगर बोले कि कोड एडिटर क्या होता है तो क्या बोलेंगे? कोड एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है कि एक प्रोग्राम को लिखना, कंपाइल करना, रन करना और डिबग करने के लिए, है ना। बढ़ा जाए आगे। चलो, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब जब हम पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए मुझे, तभी तो पाइथन प्रोग्राम को रन किया जा सकता है कि नहीं? हाँ। अब हम बात करते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। तो हो गया, पाइथन को क्या करना है? डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें क्या करना आना चाहिए? चेक वर्जन ऑफ पाइथन। हमें पाइथन का क्या चेक करना आना चाहिए? वर्जन चेक करना आना चाहिए। पाइथन का क्या चेक करना आना चाहिए? वर्जन चेक करना आना चाहिए। अब पाइथन का जब हम वर्जन भी चेक कर लेंगे तो मुझे क्या चेक करना आना चाहिए? अब हमें चेक करना आना चाहिए कि पाइथन में कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है। कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है? अब मॉड्यूल क्या होता है? तो चलो ऐसा समझ लेते हैं कि मॉड्यूल समझ लो कि एक क्या है? एक लाइब्रेरी है जिसमें अलग अलग तरह के बुक्स रखे होंगे। अब जिस तरह का हमें कंटेंट चाहिए उस तरह का हमें बुक्स लेना पड़ेगा उस लाइब्रेरी से। तो उन्हीं लाइब्रेरी को यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? मॉड्यूल कह सकते हैं। या ऐसा समझो कि किचन में अलग अलग डब्बे पड़े हुए हैं, हर डब्बे में अलग अलग तरह की चीज़ रखी गई है। अब मुझे जिस तरह का चीज़ चाहिए होगा उस डब्बे को क्या करेंगे? हम पिक करेंगे, उठाएंगे, यही ना। तो पाइथन के अंदर भी अलग अलग डब्बे बना के रखे गए, उन्हीं डब्बे को क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। और हर डब्बे में क्या है? ढेर सारे फंक्शंस रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? फंक्शंस बना के रखे गए हैं। और मुझे अगर कोई खास काम को करना है तो उससे रिलेटेड हम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। जैसे हमें अगर कोई मान लो साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करना है, कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो पाइथन में एक डब्बा बना हुआ है जिसको बोलते हैं नमपाई मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? नमपाई मॉड्यूल। मतलब नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन। अगर मान लो कि हमें पाइथन में डेटा साइंस के लिए काम करना है, डेटा क्लीनिंग का। क्या काम करना है? डेटा क्लीनिंग का। तो पाइथन में एक इसके लिए डब्बा बना हुआ है, जैसे मॉड्यूल आप कह सकते हो, जिसका नाम है पांडास। क्या नाम है? पांडास। अब मान लो आपको ऑटोमेशन करना है तो पाइथन में एक डब्बा इसके लिए बना हुआ है जिसका नाम है सेलेनियम। क्या नाम है? सेलेनियम। समझ में आ रहा है? पाइथन में मान लो कोई आपको एक जीआई एप्लीकेशन बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसके लिए एक डब्बा है जिसका नाम है टिंकर। क्या नाम है? टिंकर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग तरह के काम को करने के लिए पाइथन में अलग अलग डेवलपर्स ने क्या बना के रखे हैं? मॉड्यूल। आपको जिस तरह का काम करना है वो मॉड्यूल आप क्या कर लो? उठा लो, यूज कर लो अपने प्रोग्राम के अंदर। समझ में इतना बात आ रहा है? तो अगर हमें चेक करना है कि हमारे पाइथन में अभी फिलहाल कौन कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम पे, मैं किसका यूज कर सकता हूँ, और अगर मुझे कोई मॉड्यूल नया चाहिए होगा तो हम उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे? दो काम अभी बाकी है। तो पहला क्या? चेक इंस्टॉल्ड मॉड्यूल
पाइथन में कौन कौन सा मॉड्यूल पाइथन का आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, ये आप चेक करना चाहते हो। कैसे चेक करोगे? ये आपको आना चाहिए। और आपको अगर कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना। हाँ, न्यू मॉड्यूल इन पाइथन। अगर आपको पाइथन में कोई नया मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे आप? दो बातें हैं, बढ़े आगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं वेयर टू राइट आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। हम अपने पहले पाइथन प्रोग्राम को कहाँ लिखें? नहीं, और जब पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम हिंदी में लिखते हैं राम आम खाता है, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? राम खाता है आम, ये ना लिखते हैं। तो उसी तरीके से हर लैंग्वेज का अपना क्या होगा? एक ग्रामर होगा। उस ग्रामर का अपना कुछ सिंटैक्स होगा कि कैसे हम लिखेंगे वहाँ पे। तो इसी बात को बोला जाता है कि बेसिक सिंटैक्स क्या होगा? क्या होगा? बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। बेसिक सिंटैक्स क्या होगा एक पाइथन प्रोग्राम का, है ना? यहां तक समझ में आ रहा है लोगों को? हम बहुत इजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कोडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोग कनेक्ट कर पाओ, पहली दफ़ा भी कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। अब जब हमें ये बेसिक सिंटैक्स भी पता हो गया कि क्या होता है पाइथन प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स, उसके बाद हमें फिर क्या करना है? अब हमें बेसिक फंक्शन पता करना है। क्या पता करना है? बेसिक फंक्शन ऑफ अ पाइथन अब कोई भी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम लिखने के पीछे हमारा इंटेंशन होता है, हमें कुछ आउटपुट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कुछ आउटपुट चाहिए होता है। तो अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए या हम कुछ इनपुट करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो इनपुट और आउटपुट के लिए पाइथन में कुछ क्या बनाया गया है? फंक्शन बनाया गया है। और उन्हीं फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? और कोई भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड काम आपको करना ही पड़ता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं और उसका कैसे यूज किया जाता है। किसके अंदर? पाइथन के। अब जब हमें ये भी आ गया तो मुझे अब आना चाहिए वेरिएबल्स के बारे में। किसके बारे में समझ में आना चाहिए? वेरिएबल्स के बारे में। यूज ऑफ वेरिएबल्स। पाइथन के अंदर हम वेरिएबल्स का कैसे यूज करेंगे। अब जब वेरिएबल्स के बारे में भी आ गया तो हम सीखेंगे किसके बारे में? यूज ऑफ डेटा टाइप। किसके बारे में? डेटा टाइप। और पाइथन के अंदर डेटा टाइप क्या होता है? अब देखो, अगर मैं डेटा टाइप के बारे में अगर इन शॉर्ट बता दूं तो चलो उससे पहले हम फंक्शन के बारे में बता देते हैं। फंक्शन क्या होता है समझते हैं आप लोग? कितने लोगों को आता है फंक्शन के बारे में समझ? एक्शंस। और सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मुझे मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। क्या करना होगा? सेट ऑफ एक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। अब सोचो कि मुझे 2 नंबर को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? पहला नंबर इनपुट लेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर, यही ना बोलेंगे? चलो और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेट ए इक्वल टू मान लो कि लिखेंगे 8, कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं। लेट बी इक्वल टू क्या पकड़ लेते हैं? 9। लेट सी इक्वल टू क्या पकड़ लेते हैं? ए प्लस बी। और अगर दोनों नंबर का जोड़ करना है तो क्या लिखेंगे? लेट प्रिंट सी।
क्या करेंगे, प्रिंट सी। अब 2 नंबर को जोड़ने के लिए मुझे कितने लाइंस लिखने पड़े, तो 2 नंबर को जोड़ना क्या है, एक्शन है, और इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करना पड़ा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखना पड़ा। अब सोचो कि अगर फिर से मुझे 2 नंबर को जोड़ना पड़ेगा तो फिर से ये 4 लाइन लिखना पड़ेगा मुझे बार बार, ये लिखना पड़ेगा या नहीं, फिर से ये लिखना पड़ेगा इतना। अब फिर से अगर जोड़ना हो तो फिर से ये लिखना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है कि इतना बार बार लिखना ना पड़े? हाँ उपाय है। उपाय ये है कि ये जो आप लिख रहे हो इसको कुछ नाम दे दो। मान लो इसका नाम हमने क्या दे दिया, सम। इसका नाम हमने क्या दे दिया, सम। और यहाँ हमने x और y 2 क्या ले लिए, पैरामीटर ले लिया, 2 आर्गुमेंट ले लिया, किसमें, सम के लिए। अब मैं यहाँ पे 8 न डाल करके क्या डाल दूंगा, x, और यहाँ क्या डाल दूंगा, y। मतलब x में जो वैल्यू आएगा वो किस में रख दो, a में, और y में जो वैल्यू रिसीव हो रहा है उसको किस में डाल दो, b में, और a या b को जोड़ दो और फिर c को प्रिंट कर दो। अब ये जो है 4 लाइन, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड। और इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये सम। तो सम को क्या कह सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। और ब्लॉक ऑफ कोड को ही क्या कहते हैं, फंक्शन। ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कहा जाता है, तो बोलोगे ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म a set of operation। ब्लॉक ऑफ कोड, आई बात हर जगह लागू होगा मिस्टर प्रसन्न बाजपेयी, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोबोल हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो। इसलिए इसको कुंती के अपेक्षित पुत्र कर्ण की तरह नहीं लेना है, हल्के में, है ना। ब्लॉक ऑफ कोड को क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो आर कितने आसान से समझें, बताओ। किसी सेट ऑफ एक्शंस को क्या बोलेंगे, फंक्शंस। सेट ऑफ एक्शंस के लिए क्या बनाना पड़ता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखना पड़ता है। और जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कोई एक नाम देते हैं तो उसे हम बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस थे। इन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक। और इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सम। तो सम को क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन, या फंक्शन। अब जब भी मुझे 2 नंबर को जोड़ना पड़ेगा, पता है मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा सम, और जिस भी 2 नंबर को जोड़ना है वो नंबर यहाँ पास कर दो। मुझे इन 2 नंबर्स को क्या करके दे देगा, ऐड करके दे देगा। अब कभी भी मेरे को अगर काम करना हो जोड़ने का तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या लिख देंगे, बस हो गया। ये फायदा है किसका, फंक्शंस बनाने का। ये फायदा किसका है, फंक्शंस बनाने का। आप समझ में आया, फंक्शन क्या होता है समझे, पक्का। अब ये जो फंक्शन होता है बच्चा, ये 2 तरह का होता है। एक फंक्शन जो पहले से बना हुआ रहता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और एक जिसे हम लोग बनाते हैं। जो पहले से बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। और जो हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या कहते हैं, हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जो पहले से बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना लाइब्रेरी होगा और उसमें पहले से कुछ फंक्शंस बने होंगे, और जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर पहले से जो फंक्शंस बने होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, लाइब्रेरी फंक्शंस। और हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। अब देखो ये अपने को समझ में आ गया। पूरी कहानी अगर मैं बात करूं तो पहला कहानी किसका था, फंक्शन का। अगर कोई पूछे कि फंक्शन क्या होता है तो क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड्स दैट इज responsible to perform
अब फंक्शन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कितने तरह का? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या क्या? लाइब्रेरी फंक्शन, पहला क्या लाइब्रेरी और दूसरा क्या है? यूजर डिफाइंड। दूसरा क्या है? यूजर डिफाइंड। दोनों में अंतर समझते हो ना? यस सर। जो पहले से बना बनाया फंक्शन है वो क्या है? लाइब्रेरी है। जो हम लोग बनाएंगे वो क्या रहेगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बात करते हैं किसका? वेरिएबल का। अब ये क्यों लिख दे रहे हैं पता? क्योंकि सुन के तो लगेगा कि ठीक है, अब बाद में फिर भूल जाओगे, तो लिख भी दे रहे हैं इसी बहाने। जो बात हम समझाते जा रहे हैं उसको क्या करते जा रहे हैं? लिखते भी जा रहे हैं। ओके, तो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? क्या समझते हैं आप लोग वेरिएबल्स को? एक नंबर Any है, idea? कोई भी ऐसा जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता, चेंज होता रहता है। सही बात। अब मान लो कि मेरे पास क्या है? ग्लास। अब इस ग्लास में पानी है। हो सकता है कि अगले पल उसमें हम जूस डाल दें, उसके अगले पल हम उसमें क्या चाय डाल दें। तो एक ऐसा कंटेनर जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यूज कंटेन किया जाए, उस कंटेनर को क्या बोलेंगे? तो वेरिएबल है क्या? वेरिएबल एक कंटेनर है। वेरिएबल एक प्रोग्राम के अंदर क्या है? एक कंटेनर है जो एक प्रोग्राम में अलग अलग तरह के वैल्यू को कंटेन कर सकता है अलग अलग टाइम पे। क्या बोला गया? वेरिएबल क्या है? कंटेनर है। वेरिएबल क्या है? कंटेनर है जो एक प्रोग्राम के अंदर अलग अलग तरह के वैल्यू को अलग अलग टाइम पे क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, कंटेन कर सकता है ना? कंटेनर क्या है? ये वेरिएबल क्या है? कंटेनर है। तो वेरिएबल इज अ टेम्पररी memory location inside a program that contain a value inside the program। वेरिएबल एक टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन होता है प्रोग्राम के अंदर। तो वेरिएबल क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होता है एक प्रोग्राम के अंदर, जहाँ की हम किसी वैल्यू को एक प्रोग्राम में फॉर द टाइम बिंग स्टोर कर सकते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब वेरिएबल्स की बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं किसका? डेटा टाइप का। किसका? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप, अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का क्या साइज होगा या किस तरह के वैल्यू को रख पाएगा, ये तो तय करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि प्रसून जाता है पानी का बोतल खरीदने, तो एक दुकान में गया और उसने बोला कि मुझे एक वाटर बोतल चाहिए। तो वाटर बोतल जैसे ही मांगेगा तो शॉपकीपर का क्या क्वेश्चन होगा? पहले पूछेगा कि कितने लीटर वाला चाहिए, फिर पूछेगा कि प्लास्टिक वाला चाहिए, स्टील वाला चाहिए, हॉट एंड कूल चाहिए, नॉर्मल चाहिए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो बेसिकली इसने एक कंटेनर मांगा, बट उस कंटेनर का क्या टाइप होगा, क्या साइज होगा, ये तो बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंटेनर का अपना साइज होगा और टाइप होगा कि वो मैक्सिमम कितना बड़ा डेटा रख सकता है, और दूसरा किस टाइप का डेटा रख सकता है। तो एक वेरिएबल का जो साइज और टाइप बताता हो उसी को क्या कहते हैं? डेटा टाइप। तो क्या बोलोगे? डेटा टाइप इज अ कीवर्ड। क्या बोलेंगे? डेटा टाइप इज अ कीवर्ड दैट स्पेसिफाई साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल।
जो वेरिएबल के साइज और टाइप को बताता हो उस कीवर्ड को क्या कहते हैं? डेटा टाइप कहते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई भी आपसे पूछे कि डेटा टाइप क्या होता है तो आप क्या बताओगे? डेटा टाइप एक कीवर्ड है जो किसी वेरिएबल का साइज और टाइप बताता हो कि उस वेरिएबल में किस तरह के वैल्यू को रखा जा सकता है और मैक्सिमम कितने बड़े वैल्यूज को रखा जा सकता है ना? एक वेरिएबल में मैक्सिमम कितना वैल्यू को रखा जा सकता है, किस तरह के वैल्यू को रखा जा सकता है, ये जिस कीवर्ड के द्वारा बताया जाता है उसी कीवर्ड को क्या कहते हैं? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप भी कितने तरह का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। समझ में आ रहा है ना सबको? पहला डेटा टाइप क्या होता है? पहला हो गया वेरिएबल, दूसरा हो गया डेटा टाइप। हाँ, अब डेटा टाइप में भी अलग अलग टाइप था ना? हाँ, पहला टाइप था क्या? प्री डिफाइंड। क्या है? प्री डिफाइंड। और दूसरा क्या होगा? यूजर डिफाइंड। मतलब जो पहले से डेटा टाइप बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे? प्री डिफाइंड डेटा टाइप। और दूसरा क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं, है ना? अब अगर हम बात करें इसमें कि कितना प्री डिफाइंड डेटा टाइप है किसके अंदर? पाइथन के अंदर। तो डेटा टाइप जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये बता सकते हैं आप लोग? जरूरी है। क्या बिना डेटा टाइप यूज किए कोई वेरिएबल हम बना सकते हैं? अब बिना वेरिएबल का हम प्रोग्राम में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी मान लो मुझे पढ़ाने के लिए लैपटॉप रखना था तो एक डेस्क चाहिए ना। अभी प्यास लगी है, मेरे को पानी पीना है, तो किसके लिए ग्लास बॉटल कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब भी कोई भी चीज आप बैग यूज किए हो तो बैग क्या आपका? वेरिएबल, जहाँ कि आप डेटा को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। अभी जैसे प्रिंटर रखे हुए हैं, हो सकता है बाद में स्कैनर रखेगा। क्या सौरभ कि कॉपी है किताब है उतना मोटा? हाँ, सामान है। तो देखो क्या है वो? वेरिएबल्स है। अलग अलग टाइम पे क्या करके रखता है? कभी हो सकता है पूरा एक बैग पैसे रखे हुए हैं, तो अलग अलग टाइम पे क्या रखेगा? अलग अलग चीजें। तो बैग किसका एग्जाम्पल हो सकता है? अब लेकिन बैग किस कंपनी का रहेगा, कितना वजन हो संभाल सकता है, ये कैसे पता चलेगा? डेटा टाइप के। तो बिना डेटा टाइप का वेरिएबल्स बनेगा? नहीं बनेगा। अब डेटा टाइप कितना हमने पढ़ा? कौन कौन? यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड और अब प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से बना हुआ है, और यूजर डिफाइंड मतलब जिसे हम बनाएंगे। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप की बात अगर करें तो कितना होता है? पहला जो है वो है इंट। क्या है? इंट। अब इंट क्या होगा? इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है ना? दूसरा क्या है इंट के बाद? फ्लोट क्या स्टोर कर सकता है? डेसिमल वैल्यू को। अब जैसे कि मान लो किसी का हमें एज स्टोर करना है तो हम इंटीजर में रखेंगे, लेकिन किसी का हाइट स्टोर करना है, किसी का 5'11" हाइट है, खाली 5 बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेगा, मान जाएगा ना? तो कहने का मतलब कि कोई वैसा वैल्यू जिसको मुझे वहाँ दशमलव में भी मैटर करता है तो उसको किस में रखेंगे? आप फ्लोट में रखेंगे। इंटीजर में हमेशा हम इंटीजर वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे मुझे 5'11" स्टोर करना है तो इंटीजर में नहीं हो सकता, वहाँ सिर्फ 5 ही होगा या सिर्फ 11 होगा, 5.11 नहीं हो सकता। लेकिन फ्लोट में हम फ्लोटिंग वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब फ्लोट के बाद फिर क्या है? अब मुझे कोई
क्या कैरेक्टर नहीं होता है, str होता है। str बोले तो स्ट्रिंग, str बोले तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे कि मान लो मुझे हबनेट, पाइथन, इस तरह का, परवेज, प्रशुन्न, विशाल, इस तरह का नाम स्टोर करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? str डेटा टाइप का। किसका? str डेटा टाइप का। str के बाद फिर क्या है? str के बाद फिर क्या होता है? बुलियन होता है। क्या होता है? बुलियन जानते हैं आप लोग? कोई नहीं। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। तो अगर मुझे कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कौन सा डेटा टाइप? जैसे मेल और फीमेल, ये दो वेरिएबल बनाए हैं तो मेल या तो ट्रू होगा या क्या होगा? फॉल्स होगा। अब एक हमने बनाया है वेरिएबल मैरिड का, तो मैरिड या तो होगा या तो ना होगा, या तो यस या तो नो, यही ना? एम्प्लॉयड का हमने बनाया है एक वेरिएबल, तो एम्प्लॉयड या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अगर मुझे कोई ऐसा वैल्यू स्टोर करना है जिसमें हाँ या ना में वैल्यू स्टोर करना है, अंग्रेजी में बोले तो ट्रू या फॉल्स में करना हो, तो उसके लिए जो डेटा टाइप है उसका नाम क्या है? बुल। ये इसी को बोलते हैं बुलियन। बुलियन मतलब हमेशा क्या? हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। अब जैसे किसी को बोलना है, बड़ा लंबा चौड़ा बोलने की आदत है, तो क्या बोलेंगे? बुलियन में जवाब दो, मतलब ट्रू या फॉल्स में जवाब। अब बुलियन के बाद अच्छा एक बात बता कि अगर मान लो मुझे कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें मल्टीपल वैल्यू रख सके। क्या रख सके? मल्टीपल वैल्यूज रख सके, और भी अलग अलग टाइप का, वो भी और वो भी ऐसा जिसको हम बाद में बदल सकें। तो इसके लिए एक डेटा टाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं? लिस्ट का मतलब भी क्या होता है? सब लोग जानता है नहीं? घर में भी कुछ अगर मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो पहले लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट कहने का मतलब क्या? एक से अधिक सामान, है ना? लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम चाहते हैं कैसा लिस्ट बनाना, ध्यान से सुनना, एक ऐसा लिस्ट बनाना या एक ऐसा वेरिएबल जिसमें मल्टीपल वैल्यू रख सकें, और वो वैल्यू जो रखें उसको हम बाद में क्या कर सकें? चेंज भी कर सकें। क्या कर सकें? बाद में चेंज भी कर सकें। चेंज मतलब पुराने वाले को हटा सकें, नया जोड़ सकें, अपडेट कर सकें। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे? लिस्ट। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको बोला जाता है म्यूटेबल। क्या बोलते हैं? म्यूटेबल। जैसे कोरोना वायरस के टाइम में सुना होगा कि ये म्यूटेट कर रहा है, मतलब अपने आप को बदल रहा है। तो म्यूटेबल मतलब जो बदलने वाला हो, जिसको बदला जा सकता है। और इम्यूटेबल मतलब जो बदला नहीं जा सकता है, जो फिक्स है। तो अब हम एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसको एक बार बना दिए तो वो कोई चेंज ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? कौन सा डेटा टाइप है? क्या लिखा हुआ है? टपल। तो लिस्ट और टपल में एक ही अंतर है, वो क्या? लिस्ट क्या है? लिस्ट है चेंजेबल मतलब म्यूटेबल, और टपल क्या है? है ना? अनम्यूटेबल। चलो बढ़िया। अब एक बात और था कि लिस्ट और टपल, इन दोनों के साथ एक इश्यूज ये थे कि दोनों में हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते थे। दोनों में क्या रख सकते थे? डुप्लीकेट वैल्यू। अब हम एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना रखा जाए और उसको भविष्य में बदला भी ना जा सके। मतलब किसी का दो आधार नंबर हो सकता है? नहीं सर। दो पैन नंबर हो सकता है? नहीं सर। तो हम चाहते हैं ऐसा कोई वेरिएबल बनाना जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी ना हो और जो एक बार डाल दें वो चेंज भी ना हो। तो डुप्लीकेट दोनों में हो सकता था, लिस्ट में और टपल में। लेकिन लिस्ट में था कि हम बाद में अपडेट कर सकते थे, टपल में एक बार जो डाल दिया उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि चेंज तो ना करें, ये तो टपल में मिल ही गया था, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट भी ना रखे। अगर कोई डाले भी तो अपने आप उसको क्या कर दे? खत्म कर दे। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सेट का। किसका? सेट का।
अब मान लो कि प्रसून को अगर ये स्टोर करना है कि आज तक बचपन से लेके अभी तक कौन कौन सा फ़ोन यूज़ किया है, किस ब्रांड का फ़ोन यूज़ किया है, जैसे इसका फर्स्ट फ़ोन कौन से ब्रांड का था, सेकंड फ़ोन कौन से ब्रांड का था, थर्ड फ़ोन कौन से ब्रांड का था, ये स्टोर करके रखना चाहता है। या फिर ये चाहता है कि अपने दोस्तों का नाम और उसका फ़ोन नंबर, मतलब एक डिक्शनरी मेंटेन करना चाह रहा है। क्या बोलेंगे सीधा सीधा? तो इसके लिए कोई डेटा टाइप है क्या? हाँ है, उसको बोला जाता है DICT, मतलब डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? DICT या डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? DICT या डिक्शनरी। लास्ट क्या है? रेंज। रेंज में क्या होता है? तो हम रेंज ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेंज में हम रेंज ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। रेंज ऑफ वैल्यूज कहने का मतलब, जैसे कि कोई बोलेगा कि एक्सपीरियंस हमारा है 6 साल का, तो 6 साल कहने का मतलब 0 से 5। कोई बोलेगा 10 साल का, तो 0 से 9। तो इस तरीके का अगर रेंज हमें स्टोर करना है तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप दिया गया है? रेंज। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पड़ाव पे। अब रेंज में सर लिमिट भी लगा सकते हैं। हाँ, अब इसके आगे क्या पढ़ना पड़ेगा? तो नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? कंडीशनल स्टेटमेंट। जब ये पढ़ चुके होंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर ऑपरेटर पढ़ सकते हैं। क्या? ऑपरेटर। यूज ऑफ ऑपरेटर। और जब ऑपरेटर पढ़ लेंगे तब किसका यूज सीखेंगे? यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है जानते हैं आप लोग? अगर कोई आपसे पूछ दे कि ऑपरेटर क्या होता है तो क्या जवाब देंगे आप? जैसे ड्राइवर जो है कार को ऑपरेट करता है। हाँ, ये बोलिएगा। In a program, operator is a symbol. एक प्रोग्राम में ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल होता है। That tells the compiler to perform a specific operation over the operands. तो ऑपरेटर है क्या है? एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को ये कहता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म तुम्हें करना है। अब जैसे मान लो ना कि कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? आपको लिखा हुआ कहीं ऐसा दिखाई दे, RES रिजल्ट इक्वल टू 5 + 9। अब बताओ कि इसमें कै गो ऑपरेटर है और कै गो ऑपरेंड है? 2 गो ऑपरेटर है। कौन कौन सा? प्लस। बहुत बढ़िया। तो सब तेजे है जी, फिर क्या दिक्कत है? सबको आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो हम और थोड़ा तेज कर सकते हैं। अभी प्लस भी एक ऑपरेटर है और इक्वल टू भी क्या है? एक ऑपरेटर है। और ये RES क्या है? एक ऑपरेंड है। 5 भी एक ऑपरेंड है। 9 भी क्या है? एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड्स के बीच में ही किसको प्लेस किया जाता है? ऑपरेटर्स को। ये बताने के लिए कंपाइलर्स को कि ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है। अब देखो, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो प्लस है या माइनस है या इनटू रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, क्योंकि अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहा है। अब इसमें हर ऑपरेटर का अपना एक
क्या होता है? प्रायोरिटी वैल्यू होता है। क्या होता है? प्रायोरिटी वैल्यू होता है। अब प्रायोरिटी वैल्यू सबसे कम केकर होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का। सबसे कम किसका होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है। तो पहले जिसका हाई है उसका वाला कम्मा होगा। अब जैसे आप लोग आ रहे हैं और नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा है, तो आपका बीच में काफिला क्या कर दिया जाएगा? और उनका काफिला पहले पास किया जाएगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हाई है। तो प्लस और इक्वल टू दोनों में प्रायोरिटी किसका हाई है? तो पहले कौन वाला कम्मा होगा? तो यहाँ काम क्या होगा? 5 + 9। तो 5 + 9 का काम होगा, तो ये क्या कर देगा? 14। ये 14 हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सा ऑपरेटर दिख रहा है? इक्वल टू। तो ये 14 किस में असाइन हो जाएगा? RES में। कहाँ असाइन हो जाएगा? RES में, जो क्या है? एक वेरिएबल है। अब समझ में आया? तो ऑपरेटर क्या होता है, याद रहेगा? ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो किसी कंपाइलर को ये कहता है, आदेश देता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म। बढ़े आगे? कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या लिखा गया है? कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या बोलेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो किसी कंडीशन को चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू रहेगा तो अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, फॉल्स रहेगा तो अलग। मतलब अगर हमें कंडीशन चेक करना है और उस कंडीशन के बेसिस पे, जैसे कोई आप लॉगिन पैनल पे जाते हो, कहीं भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा आप लॉगिन करते हो, तो उस समय लॉगिन करने के लिए क्या मांगता है आपसे? यूज़र आईडी, पासवर्ड। अगर दोनों सही रहता है तो लॉगिन करवाता है, नहीं तो क्या करवाता है? एक एरर पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, वहीं पे एरर थ्रो कर देता है कि आपका इनकरेक्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो वहाँ भी किसका यूज़ हो रहा होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। कहीं भी अगर मुझे एक शर्त के आधार पे कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ किसका इस्तेमाल होगा? है ना? तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? is an statement that make a decision based on a condition। एक डिसीजन लेता है किसके आधार पे? कंडीशन के आधार पे। that will control flow of the एक प्रोग्राम के फ्लो को जो कंट्रोल करता है उसी को क्या कहेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे, जो ये तय करता है कि प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो अलग डायरेक्शन रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो अलग डायरेक्शन होगा। तो एक प्रोग्राम के डायरेक्शन को जो तय करता है वो क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है वो? कंडीशनल स्टेटमेंट। बढ़े आगे? अब कंडीशनल स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाइथन में एक ही है, वो है इफ एल्स। क्या है? अगर वही अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेगा, जैसे प्रश्न सी पढ़ेगा, C++ पढ़ेगा, तो उधर 2 मिलेगा। क्या क्या? इफ एल्स और स्विच केस। क्या? इफ एल्स और स्विच केस। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए कि कुछ प्रैक्टिकल भी बता दें। जो बताए हैं वो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये कोर सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया। अब जब आप कोडिंग करने बैठोगे तो ये नहीं लगेगा कि कहाँ से आ गया, क्योंकि आप कम से कम उसके नाम से परिचित हैं। आप समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को? नहीं? ऐसे अगर मेरे को पाइथन अगर डाउनलोड करना है तो हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप क्या लिखेंगे? डाउनलोड पाइथन, बस ये लिखिए। इसमें जो पहला आपको साइट दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आ गया यहाँ? अब आपको यहाँ पे दिखेगा गेट स्टैंडअलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से पाइथन आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे में ऑलरेडी ये है, मेरे में ऑलरेडी है।
तो अगर मेरे में ऑलरेडी है, मुझे इसको हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? तो कंट्रोल सबको आता होगा, ऐप विज डॉट cpl कॉमा कॉमा कितना 0। जब कोई सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है उसको हटाना है, इसके लिए कमांड चलाते हैं। और मुझे लगता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है 10 बार। क्या सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब लोग जानते होंगे इस चीज़ों को। जो हार्डवेयर पड़ा है उसको तो कम से कम जरूर पता होगा। क्या लगाए हम? कंट्रोल एबिस डॉट cpl कॉमा कॉमा 0। अब अनइंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में दिखाना है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्या तो शशि को समझ में आ रहा है जी? आपको बड़ी दिन के बाद दिख रहा है। हाँ, लग रहा है कुछ। तो आदर्श लोग गया था कि नहीं? अनइंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम लोग क्या सीख लेते हैं? इंस्टॉलेशन। और जिसके पास भी लैपटॉप है और ख़ासतौर से जो नया खरीदा है वो लोग इतना करके आएगा कल। क्या डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लेना है। किसे? पाइथन। हाँ, सेम। अनइंस्टॉल हो गया। अब हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो देखो, इंस्टॉलेशन के लिए कुछ नहीं करना। जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहीं पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो यहीं से इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जब इंस्टॉलेशन के लिए ऐसा पूछे तो इसमें ये दोनों चेक बॉक्स को चेक करना मत भूलना। इसे क्या कहते हैं? चेक बॉक्स। इन दोनों को चेक कर लेना और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन दो तरीके से होता है, एक टिपिकल और एक कस्टम। तो अभी हम लोग करेंगे टिपिकल इंस्टॉलेशन। टिपिकल में क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड टूल्स है वो अपने आप इंस्टॉल होगा। और कस्टम में क्या होता है कि हम बताएंगे कि क्या इंस्टॉल करना है, क्या स्किप करना है। तो अभी आप लोग इतने प्रो लेवल पे नहीं गए हैं, इसलिए क्या लेना है आप लोग को? इंस्टॉल नाउ। टिपिकल इंस्टॉलेशन लेना है। इसके लिए किस पे क्लिक करेंगे आप? इंस्टॉल नाउ पे। और जब आप इंस्टॉल नाउ करेंगे तो क्या क्या इंस्टॉल करेगा? आइडियली करेगा, पिप करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। बस क्लिक कर दीजिए इस पर। तो पाइथन का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। यस सर। अब हम लोग पाइथन का यूज़ इतने अलग अलग काम के लिए सीखे, लेकिन हम लोग पाइथन किस पर्पज से सीख रहे हैं? कितने लोग अभी बैठे हो जिनका 7 CCNA तक है वो सीख रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, लेकिन जो SCNE तक हैं उनको पाइथन एक जगह और ज़रूरत पड़ेगा जब वो जब CH का मॉडल पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे ही पाइथन एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें चेक करना है कि पाइथन का कौन सा वर्जन मेरे पे इंस्टॉल है। यही ना चेक करेंगे। अगर अभी एक काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, डाउनलोड एंड इंस्टॉल का।
चलो तब तक कुछ और बात कर लेते हैं जो भी ज़रूरत पड़ेगा तुरंत। आईडीएलई और पिप क्या होता है? आईडीएलई और पिप क्या होता है? तो पिप एक डाउनलोडर है। पिप क्या है? एक डाउनलोडर है, एक इंस्टॉलर है, जिसके हेल्प से हम किसी भी पाइथन मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि आईडीएलई क्या है? तो आईडीएलई एक क्या है? कोड एडिटर है। क्या एक कोड एडिटर है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कोड को लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। अब चलो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, मुझे चेक करना है तो CMD ओपन कर लेते हैं। सबको पता होगा CMD ओपन करना कि नहीं? CMD ओपन कर लेना है। CMD पे जाके क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे पाइथन -- वर्जन। ये बता देगा कि पाइथन मेरे पे इंस्टॉल्ड है या नहीं, और है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ये भी चेक करना आ गया। अब मुझे चेक करना है कि पाइथन का कौन कौन सा मॉड्यूल मेरे में इंस्टॉल है। तो इसके लिए लिखेंगे पिप। क्या लिखेंगे? पिप फ्रीज। पिप फ्रीज लिखेंगे तो बताएगा कि पाइथन का कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है। तो पाइथन का ये सारा मॉड्यूल मेरे में पहले से क्या है? इंस्टॉल है। अब अगर मान लो मुझे एक नया मॉड्यूल पाइथन का इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? तो एक कमांड डालो, पिप क्या है? पाइथन इंस्टॉलर है। तो हम क्या लिखेंगे? पैकेज इंस्टॉलर के लिए पिप लिखे, उसके बाद क्या लिखेंगे? इंस्टॉल, और उसके बाद क्या लिखता हूँ मैं? पांडास। देखो तो पहले से पांडास है हो। अरे कहाँ है? अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो पांडास का इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब जब हम चेक करेंगे तो इसमें पांडास दिखाएगा कि नहीं लिस्ट में? दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कल इसके आगे की कहानी हम लोग करते हैं। Thank you.